Namaskar and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sat means truth, Logos means the study of science, Sathology means science of truth, study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. For all the viewers, I must say, I have to repeat this because many new people come on every show. We are getting at least to 600 to 800 people on every show new. So that's why I have to say this in every show. So people who are already watching the show for some time, you can forward this section and you can move on to the next one. आज हम लोग हिंदी में वार्तालाप होगी। रसोई में है क्या जी? हमारे फेवरेट जी है रामेश्वर पंकज मिश्र, उनके साथ बात हो रही है। उन्होंने 22,000 आर्टिकल्स लिखे हैं, उससे ज्यादा, और उन्होंने 22 से ज्यादा पुस्तकें लिखी हैं। और इससे ज्यादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्ट काउंट मालूम नहीं है, वो खुद ही बताएंगे अभी। और उन्होंने हर विषय पे बड़े गूढ़ तरीके से अध्ययन किया है और उसके बाद उसको प्रस्तुत किया है। तो बड़ा स्वागत है श्री रामेश्वर पंकज मिश्र जी का। नमस्कार। जी जी, नमस्कार। लोग मुझे ये भी बोलते हैं कभी कभी कि मैं हाथ क्यों नहीं हाँ। करता, इसका मतलब मैं एरोगेंट हूँ बहुत। तो नहीं नहीं नहीं, जो आदत पड़ी हो वो चलता है, ये तो नहीं शिष्टाचार के सैकड़ों रूप हैं। नहीं, क्योंकि मेरे दोनों हाथ कवर्ड है। एक हाथ में इधर हाँ माउस है, दूसरे में माइक है, तो दोनों कवर्ड हाँ रहते हैं हाँ, और स्क्रीन ठीक के है। नीचे रहते हैं। सो हाँ हाँ एक अभी जो यूक्रेन रशिया का जो युद्ध जो चल रहा है, उसमें हम जी सबको तथ्य तो मालूम ही है, आपको भी तथ्य मालूम है कि किस जी। प्रकार से नाटो की वजह से हम्म, ये युद्ध शुरू हुआ और रशिया के रेड लाइन को क्रॉस किया गया। आपको जी क्या जी। ऐसा लगता है कि एक हम्म देश का राष्ट्रपति दूसरों को, हम्म। मतलब आपकी राय इसमें क्या है, इस पूरे युद्ध के विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे इसमें? नहीं, आप कुछ कह रहे थे ना, एक देश का राष्ट्रपति, वो कह दीजिए तो उससे सुविधा होगी। एक देश का कॉमेडियन राष्ट्रपति, कॉमेडियन है ना? हाँ अभी तो पंजाब का भी कॉमेडियन चीफ मिनिस्टर बन चुका है। हाँ एक हाँ हाँ कॉमेडियन राष्ट्रपति ने दूसरों को खुश करने के लिए अपने देश को खो दिया, है ना? और हाँ। और देखा जाए तो पूरे देश की बर्बादी अपने आंखों से देख रहा है। और जबकि जी। वो बड़ा सरल उपाय था शुरू में कि एक एग्रीमेंट हम्म। हो जाए और ये युद्ध होता ही नहीं कभी भी, और उसकी हाँ टेरिटरीज हाँ, भी लूज नहीं होती, है ना? दोनों बिल्कुल चीज का बिल्कुल। एश्योरेंस था उसको। लेकिन जी। उसने एक अपने ईगो के चक्कर में या कोई भी हो, उसने ये ऐसा कार्य किया है कि वो देश अभी देश ही नहीं रहा, चला गया देश अभी। हम्म हम्म, तो हम्म। आप इसके विषय में किस तरह दृष्टि से देखते हैं? अब इसके विषय में जो आपने कहा वो तो अक्षरशः सत्य है, लेकिन मैं इसको ऐसे देखता हूँ पूरे इतिहास की दृष्टि से कि आवाज आ रही ना? आवाज आ रही है, हाँ क्लियर है, क्लियर। जी। हाँ, मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि अगर हम जिसे विश्व इतिहास कहते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री, उसको देखें तो विशेषकर पिछले 1,000 वर्ष का, और खास तौर से जब से क्रिश्चियन नेशन स्टेट्स उभरे हैं, उसके पहले क्रिश्चियनिटी थी, इस्लाम था। तो ये सब अलग अलग एडजेक्टिव्स हैं, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम आदि। बेसिकली इसमें कुछ लोग होंगे जो कोई जिनकी रिलीजियस क्वेस्ट होगी, कोई धार्मिक खोज होगी, कोई सांस्कृतिक खोज होगी, अकेले में कुछ साधना करते होंगे, कोई यीशु को, कोई जीसस को, कोई किसी और को। लेकिन इसका जो फॉर्म आता है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का और फिर कम्युनिज्म का, ये तो बेसिकली पॉलिटिकल, राजनीतिक संघर्ष, सत्ता संपत्ति सीमा दूसरे की छीनने के लिए उद्यत समूह है ना? तो ये राज्य सत्ता की स्पर्धा के लिए कार्यरत समूह हैं। तो अगर अपन पिछले समय से देखें, पहले का छोड़ भी दें तत्काल, तो जब से ये इंग्लैंड, फ्रांस आदि ये सब नेशन स्टेट बने हैं, यानी आज से लगभग 175 साल पहले, उसके पहले ये लोग आपस में क्रिश्चियनिटी के नाम से लड़ रहे थे। कोई कैथोलिकों में भी 20 सेक्ट थे, वो एक दूसरे से लड़ रहे थे, साहब ये सेवेंथ डे एडवेंचरिस्ट है, तो ये फलाना है, तो ये लुथेरियन है। तो अब इसके बाद कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, लुथेरियन, ऑर्थोडॉक्स, ये लड़ते रहे। फिर माने लड़ाइयां तो, और इन सब की लड़ाई कोई आइडियालॉजी की, थियोलॉजी की लड़ाई नहीं है, ये तो कवर है। क्योंकि आइडियालॉजी और थियोलॉजी दोनों का लड़ाई से क्या रिश्ता हो सकता है? आप अकेले में चिंतन मनन करें, जिसमें आपका फेथ या श्रद्धा जगे, वो कर लें। तो ये क्या है, पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं जो पावर के लिए लड़ रहे हैं। तो रूस और अमेरिका भी, जैसे फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार तो क्रिश्चियन नेशंस के आपस की लड़ाइयां ही हुई। जाहिर है, इससे भी सिद्ध होता है कि ये तो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं,
बेसिकली उनका ईगो है कि हम, और फिर अपने नेशन को भी वो रिप्रेजेंट उस अर्थ में करते हैं कि हमारे नेशन स्टेट का ज्यादा बड़ा कब्जा हो जाए, ज्यादा रिसोर्सेज हो जाए। तो इस तरह से तो लगातार ही चल रहा है। अब ये जो सोवियत संघ बना वो भी तो एक आर्टिफिशियल चीज थी ना। तो क्योंकि पहले तो ये जर्मनी का साथ दे रहा था, फिर जर्मनी ने भी इसके वो भी विचित्र लोग हैं, पहले दोस्त बनते हैं फिर आक्रमण करते हैं। अपने यहाँ तो इसको बहुत बुरा माना जाता था पुराने राजाओं में, लेकिन यूरोप क्रिश्चियन नेशंस और मुस्लिम नेशंस का तो यही है, कब दोस्ती कर लें कब दगाबाजी कर लें कुछ पता ही नहीं। तो पहले जर्मनी के साथ जुड़ा रहा, जर्मनी ने उसको अपने साथ रखा, फिर अचानक उसके एक हिस्से पर कब्जा कर लिया तो वो नाराज हो गए, तो फिर ये बर्लिन तक पहुंच गए सोवियत सेनाएं। इस तरह से जो चलता, मैंने पहले जो रूसी सेना है, सबसे पहले तो प्रथम विश्व युद्ध में ही रूस अचानक साथ आया है, और फिर जब उसने उसमें साथ दे दिया तो इन्होंने उसको रेवड़ी बांट दी प्रथम महायुद्ध के बाद ही, कि जाओ इस पूरे इलाके में तुम कब्जा कर लो। तो वो सोवियत संघ बन गया। तो 15 राष्ट्रों को मिला के 16वां रूस, ये सोवियत संघ बन गया। फिर जब दुनिया भर के तनाव आए, बड़ी समस्याएं आई, क्योंकि एक आर्टिफिशियल चीज थी यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक, एकदम आर्टिफिशियल चीज थी, तो वो नहीं चल पाई। साथ में उन्होंने बहुत ही बर्बरता की। अभी अपन कम्युनिज्म पर बात नहीं कर रहे हैं इसलिए उसकी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। तो जो भी हो, ये जब 1990 के बाद सब अलग अलग बन गए राज्य, तो इसके बाद जो रूस है उसको अपने अस्तित्व की चिंता तो होगी ही। अब जैसा भी है, हालांकि रूस भी कोई, देखिए जो प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी अक्सर कहती हैं बहुत अच्छे से कि भारत जो एक स्वाभाविक राष्ट्र है, एक स्वाभाविक राष्ट्र अनादिकाल से है, वैसे दूसरे राष्ट्र तो है नहीं, ये सब तो लगातार बनते बिगड़ते नेशन स्टेट्स हैं। अगर पौने 200 साल का भी देखें तो भी बन बिगड़ रही सीमाएं। और उसके पहले, अब जैसे जब कीवियन रूस जिसे कहते हैं, तो कीव में जब ये लोग रस आके बसे, आप यहाँ से देखें कि मूलतः ये लोग कौन हैं। मूलतः जितने भी यूरोपियंस हैं वो सब एशियाई लोग हैं। वस्तुतः तो इनमें से अधिकांश, प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी का कहना है कि ये सब भारतवंशी हैं, लेकिन अभी वो लोग तो पीपुल्स ऑफ यूरोप सीरीज निकाली है, उसमें उन्होंने अपने को मध्य एशिया का कहना शुरू किया। अरे तो मध्य एशिया तो भारत का ही अंग था। स्वयं टैनबी ने कहा है कि मध्य एशिया सेंचुरीज में, शताब्दियों तक संस्कृत भाषी रहा है, यानी भारत का प्रभाव क्षेत्र रहा है, भारत का अंश रहा है। लेकिन अभी वो अपने को भारतीय कहने से बचते हैं। क्यों? क्योंकि भारत से बहुत घबराहट है यूरोप को। अमेरिका को उतनी घबराहट नहीं है, थोड़ी देर बाद कर एक तरह की प्रतिस्पर्धा तो है पर घबराहट नहीं है। वो बदलते रहते हैं अपने दोस्त, जरा दूर रहते हैं ना, तो उनको लगता है अच्छा इस लड़ाई में इस बार भारत को साथ लिया जा सकता है वगैरह। तो वो लोग तो भारत को भारत, एक तो आजकल साउथ एशिया कहना शुरू कर दिया है ताकि भारत नहीं बढ़े। दूसरे जो भारत की वास्तविक उपलब्धियां हैं उनको वो या तो चीन के खाते में डाल देते हैं। अब आजकल जब पीपुल्स ऑफ यूरोप सीरीज में ये दिख रहा है कि सब भारतवंशी ही हैं, शक, हूण, ये सब तो भारत के क्षत्रिय थे। वाल्मीकि रामायण और महाभारत दोनों में लिखा है कि शक, हूण, पहलव, बालिक, दरद, काम्बोज, ये सब क्या है? ये भरतवंशी क्षत्रिय हैं। और जो टाड ने भी राजपूतों की वंशावली की है उसमें भी हूणों को एक राजपूत क्षत्रिय जाति माना है। राजपूत वंशावली में भी हूण जो है उनकी क्षत्रिय जाति माने जाते हैं। लेकिन इन लोगों ने तो अपनी हिस्ट्री हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की, तो सब विदेशी हैं, हूण भी विदेशी हैं, कुषाण भी विदेशी हैं, शक भी विदेशी, कुछ भी बोलना, और एक नकली इतिहास रच दिया। अभी अपन भारत पे ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं इसलिए रूस पे आए। तो ये हूण है मूलतः। जर्मन तो पूरी तरह हूण है। उसने दावा ही, हिटलर ने ये किया था कि जहां जहां हूण है वो पूरा जर्मन नेशन है, हम उसको कब्जा कर लेंगे। तो हूण के ही अलग अलग रूप हैं, क्योंकि अपने को इस्लाव भी कहते हैं। किसी समय रूस में इस्लावों की ही एक जाति है, वाइकिंग भी आए, यानी तरह तरह के ट्राइब्स यहाँ यूरोप के जो कि मूलतः भरतवंशी हैं या एशियाई हैं। चलो अगर इनकी भाषा में बोलें, अगर ये भारतीय अपने को नहीं मान रहे हैं, ये एशियाई ग्रुप्स हैं, ट्राइब्स हैं, कुल समूह हैं। तो ये आपस में कब्जे के लिए लड़ रहे हैं, कोई नेचुरल नेशन स्टेट तो है नहीं। तो पहले ये जब कीव के पास जाके बसे थे तो रस ही कहलाते थे ना, और रस लैंड कहते थे उस इलाके को। तो कीव इनकी राजधानी 10वीं शताब्दी में, उसके पहले तो कुछ पता ही नहीं चलता, शायद छोटी छोटी सेटलमेंट्स थी, हटमेंट्स थी, कोई बड़ा शहर तो रहा ही नहीं है यूरोप में अभी मॉडर्न एज से पहले। छोटी छोटी बस्तियां थी, कहीं कहीं छोटे छोटे शहर थे। तो ये रूस तो और ज्यादा ऐसे इलाके में है
कि कीवियन रूस था, उसके बाद फिर डची बनाया जब ईसाई हो गए तो 13वीं शताब्दी में। फिर जब जार आए 16वीं शताब्दी में तो जार का शासन रहा, उन्होंने कहा रशियन एम्पायर है 18वीं शताब्दी में, और 20वीं शताब्दी के शुरू में एम्पायर ढह गई। तब इन्होंने कहा कि अब हम मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ने कब्जा किया और 1922 से ये बाकायदे यूएसएसआर हो गए, सोवियत संघ हो गए। 1922 दिसंबर 1922 में यूएसएसआर बना है और 1990 में उसको विकसित होना पड़ा है। इसका मतलब 63-64 साल में ये सब खत्म हो गया खेल, है ना, या 78 साल में कहना चाहिए, 74-75 साल में, यानी 22 और 8 30 और 60, हाँ 68 साल में, 68 साल यानी 70 साल से कम में तो बिखर ही गया। अब जब जो, लेकिन यूक्रेन का मामला बिल्कुल अलग है। जो रूस की मूल पहचान है कीव, वो तो यूक्रेन में ही है, और यूक्रेन तो रूस का एक अभिन्न अंग सा था, चूंकि जाति एक है। ये भी ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च हैं, वो भी ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च के लोग हैं, उनकी जो मुख्य पॉपुलेशन है। और वहां बहुत ज्यादा अभी भी जिन्हें ये सीधे रशियन अब कहने लगे हैं, तो वो 20% तो रशियन अभी भी यूक्रेन में रह रहे हैं, और बाकी लोग भी जो हैं वो अगर इस तरह से रेसेस का डिवीजन तो यूरोप के दिमाग की खुजली है, क्योंकि रेस नाम की कोई चीज नहीं होती। भारत में सदा कहा है कि संपूर्ण मनुष्य जाति की एक ही रेस है ना। तो ये रेसेस तो इन्होंने क्रिएट किया है लड़ने के लिए, कुल समूह कह सकते हैं, ट्राइब्स कह सकते हैं। तो अब आपने रशियन ट्राइब्स को अलग कर दिया, लेकिन कीव में तो इन्हीं का, रसलैंड नाम था पहले, तो कीव तो इनका ही है। तो इस तरह रूस का तो पूरा दावा बनता है, तो फिर क्या चाहिए, क्योंकि रूस भी एक मॉडर्न नेशन स्टेट अभी बना है। यूएसएसआर 1922 में बना और अभी विकसित होकर 1990 में एक फिर से रसिया बना। तो दोनों को कैसे रहना चाहिए, तो अगर विश्व शांति और बड़े लक्ष्यों से कहें तो दोनों को शांति से रहना चाहिए, एक संधि कर लेते। रूस का तो दावा ही बनता है भाई यूक्रेन में, और 20% रूसी रह रहे हैं ना अभी भी। हमारे यहाँ तो 12% मुसलमान है, वही समस्या किए दे रहे हैं, वहां तो 20% रूसी रह रहे हैं। आप उनको इग्नोर कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर ये लड़ाई हो क्यों रही है, तो जाहिर है कि ये आइडियालॉजी, थियोलॉजी, रेसेस, ये सब फॉल्स कॉन्सेप्ट है। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड कॉन्सेप्ट है, ना कोई रेस होती, सभी मनुष्यों की एक ही रेस है। आइडियालॉजी जो है वो कुछ लोगों के दिमाग की खुजली है, कोई आइडियालॉजी का झगड़ा नहीं होता। सारा झगड़ा भूमि, सत्ता और संपत्ति का होता है। तो इसमें ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये सोचता है कि हमारी तो मोनोपोली रहे दुनिया में। आप लोग वहां हैं इसलिए आपको शायद बुरा लगे, लेकिन सच ये है कि यूएसए जो है वो तो कब्जा चाहता है, और चाहता है कम से कम सारी दुनिया हमारे प्रभाव में पड़े, क्योंकि सारी दुनिया इसी के लिए करी रही। जो भी पावरफुल होता है वो चाहता है कि संसार भर में हमारा प्रभाव रहे। तो अभी ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और इसकी मित्र शक्तियां हैं, इंग्लैंड, फ्रांस आदि, इन्होंने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी ऐसी बना रखी हैं कि इन्हीं का प्रभाव रहे। वो 825 यानी 800 सवा 800 की आबादी वाला रोम है, उसका भी एक वोट है यूनाइटेड नेशंस में। और 140 करोड़ की आबादी का भारत है, उसका भी एक वोट है। तो 825 लोगों का भी यूनाइटेड नेशंस में एक वोट, और 140 करोड़ लोगों का भी एक वोट, और किसी की 25 लाख आबादी है, किसी की 40 लाख, किसी की 50 लाख, उसका भी एक वोट। तो ये आर्टिफिशियल नेशन स्टेट जो क्रिएट किए हैं इन्होंने इंटरवार पीरियड में, प्रथम महायुद्ध और दूसरे महायुद्ध के मध्य और दूसरे महायुद्ध के बाद, तो वो भी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, राजनीतिक रणनीति से सारे ही नेशन स्टेट क्रिएट किए गए हैं। भारत एकमात्र अनादिकाल से स्वाभाविक राष्ट्र है, लेकिन नेशन स्टेट तो सब अभी नए रूप में बने हैं। लेकिन अमेरिका ये चाहता है, जहां तक मैं देखता हूं, कि भाई रूस पहले ही बहुत शक्तिशाली है और इतना फैला है। अमेरिका तो केवल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो केवल उत्तरी अमेरिका में फैला है, और जो रूस है, सोवियत संघ के विघटन के बावजूद जो बचा हुआ रूस है, वो भी ईस्टर्न यूरोप से लेके एशिया तक फैला है, नॉर्दर्न एशिया तक। तो इनको बड़ी समस्या होती है, इनको डर लगता है अपना। हालांकि ये नादानी है, बातें शांति की करते हैं, तो डरने की नहीं चाहिए, आपको दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन मन में, राजनीतिक लोगों में मन में कभी शांति नहीं रहती, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, दूसरे का हड़पने। तो जो इसके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो भी रूलर्स हैं वो, और खासतौर से जो उसके आर्मी के और बिजनेस के लोग हैं,
तो वो चाहते हैं कि भाई हमारा कोई राइवल नहीं है। इसमें फिर दूसरी शक्तियां भी लग जाती हैं कि जैसे कि जो कैथोलिक होंगे या प्रोटेस्टेंट हैं, यूएसए में तो प्रोटेस्टेंट बहुत पावरफुल हैं, तो वो सब सोचते होंगे कि ये ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च चर्च की जगह अगर हमारा प्रभाव बढ़ जाए तो हम यूक्रेन को कैथोलिक बना लेंगे या प्रोटेस्टेंट बना लेंगे। ये भी चलता है, लेकिन ये अंडर करेंट्स है। बेसिकली तो ये मिलिट्री पावर की लड़ाई होती है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाहता है कि उसके समकक्ष कोई सैनिक शक्ति नहीं आए, तो इसलिए वो यूएसएसआर को भी विघटन करने में उसकी अपनी आंतरिक कारण थे। अत्याचार था, बर्बरता थी, क्रूरता थी, उसको तो नष्ट ही हो जाना था, मानवता के हित में था यूएसएसआर का विघटन। लेकिन उसको भी उसने फैसिलिटेट किया, यूएसए ने ठीक ही किया। लेकिन अब जो रूस बचा है उसको भी वो चाहते हैं कि ये चैन से नहीं बैठे। तो इनकी अपनी राजनीति चल रही है। रूस का क्या स्वार्थ है? रूस का पहला स्वार्थ तो यह है कि भाई स्वाभाविक रूप से यूक्रेन उसका हिस्सा है। अगर माने रेस के आधार पर माने तो, पूर्वजों के आधार पर माने तो उनके पहले पूर्वज जो रस लोग हैं, जिसके नाम पे रसिया नाम पड़ा है, तो रस तो क्यू में ही आके बसे थे ना। वो स्लाव्स की एक शाखा है, हुणों की एक शाखा ही स्लाव है, स्लाव की एक शाखा रस है। तो रस जो है जब आके बसे थे, पहले उत्तरी जर्मनी से कहीं गए, लेकिन कुल मिला के जब आए तो यूक्रेन में बसे, तो कीव में ही तो बसे थे। तो उनका मूल स्थान कीव, जैसा आपने शुरू में इसीलिए पाकिस्तान से तुलना कर दी, जैसे हमारे बहुत से मूल स्थान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है, तो वो यूक्रेन में कीव है। लेकिन ये कोई भारत की तरह के नेशन स्टेट नहीं है कि सचमुच अपनी कोई प्राचीन पूर्वजों की स्मृति करें। वस्तुतः प्राचीन पूर्वजों की स्मृति केवल भारत में की जाती है। बाकी क्रिश्चियनिटी का तो इतिहास ही 1000 साल पुराना है। 10वीं शताब्दी ईस्वी के पहले क्रिश्चियनिटी यूरोप में या कहीं भी बहुत पावरफुल नहीं थी, बहुत ही बहुत थोड़े अंशों में थी। भले अब वो अपना बढ़ा के कहते हैं, लेकिन सारी सब लोग जानते हैं कुल 1000 वर्ष का ईसाइयत का खेल है, और इतना ही इस्लाम का खेल है, क्योंकि मोहम्मद के समय तो वो बस वहीं भेड़ बकरी चराने वालों के बीच की आपस की लड़ाई है। तो अब ये जो है रूस को, वैसे तो हम लोग हवाला दे सकते हैं कि कीव जो रस का मूल स्थान है वो भी चाहिए, फिर प्राकृतिक संपदा भी चाहिए, फिर यूक्रेन की जो भी विकास हुआ है यूक्रेन का, वो सोवियत संघ के समय ही तो हुआ है। वो बहुत बड़ी मिलिट्री पावर बन गया, वहाँ न्यूक्लियर प्लांट्स भी लगाए गए, और मिसाइल्स के मतलब सैनिक तैयारी के और सैनिक बहुत से अड्डे यूक्रेन में बनाए गए सोवियत संघ के समय। तो अब वो चाहता है कि ये कम से कम हमारे प्रभाव में रहे, हमारी संधि में रहे। तो मूल तो है राजनीतिक युद्ध और सैनिक आकांक्षा। तो रूस की समस्या ये है कि उसका उत्तर में समझ लीजिए जो ध्रुवीय क्षेत्र है, वहां तो उत्तरी ध्रुव सागर में तो उसकी पहुंच है, लेकिन वो तो ठंडा बर्फीला इलाका है। गर्म जल वाले समुद्र तक उसकी कोई पहुंच नहीं है। तो इसलिए वो सदा भविष्य की तैयारी के लिए ये कोशिश करता है कि वार्म वाटर, गर्म जल वाले इलाके तक पहुंचे। इसलिए वो अफगानिस्तान में भी जबरन गया था कि हम वहां फारस की खाड़ी जिसे कहते हैं, जो वस्तुतः हिंद महासागर है ना। तो हिंद महासागर में पहुंचने के लिए उसने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था। अमेरिका ने वहां पे उसको रोक दिया, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि ये कहीं नहीं पहुंचे। अब फिर वो कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन के जरिए वो गर्म पानी वाली जगह, यानी गर्म पानी वाले समुद्री इलाके पहुंच जाए। तो उससे क्या होगा, उसको अपनी नौसेना के लिए, बाकी भी व्यापार के लिए बहुत सुविधा होगी। तो वार्म वाटर तक, गर्म जल के स्रोत तक पहुंचने के लिए रूस बहुत दिनों से छटपटा रहा है। कभी इधर हाथ मारता है, कभी उधर हाथ मारता है। उसकी सैनिक आवश्यकता है वो, और व्यापारिक आवश्यकता भी है। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि अपनी सैनिक तैयारी के लिए वो यूक्रेन जैसा इलाका, जो उसका अपना ही इलाका था कम से कम पिछले काफी समय से, कुछ शताब्दियों से। इसके पहले तो यूरोप के लोग छोटे छोटे समूहों में बिखरे थे, और उनका कोई भी तो एक ठिकाना नहीं था। इधर वाइकिंग है तो उधर मतलब इतने नोर्स हैं, तो एंगल्स हैं, तो सेक्शंस हैं, तो जूट हैं, सैकड़ों सैकड़ों ट्राइब्स हैं छोटे छोटे। यूरोप में तो ट्राइब्स का ही सारी आपस में लड़ाई थी। तो बंडाल हैं, मगयार हैं, फिर ये जर्मन अपने को कहने वाले हूण हैं, हूणों में भी फिर हंगरी में भी हूण है, जर्मनी में भी हूण है। तो इनकी आपस की जो लड़ाइयां हैं
ये सदा से थी जो सैनिक और राजनीतिक लक्ष्यों की लड़ाई है। तो रूस को अपने हर तरह से सैनिक और राजनीतिक हानि दिखती है अगर यूक्रेन उधर चला जाता है। लेकिन काफी दिनों से 1914 से ही यूक्रेन से टकराहट चल रही है, क्योंकि पश्चिमी यूरोपीय शक्तियां और वेस्टर्न चर्च और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तीनों की ये कोशिश है कि यूक्रेन पर उसका असर आ जाए। क्यों हो जाए? ताकि रूस को हम कमजोर कर सकें। इसके अतिरिक्त यूक्रेन में चूंकि कृषि भूमि भी तुलनात्मक दृष्टि से रूस में जितनी परसेंटेज जमीन है उससे अधिक वहां पे कृषि भूमि है। फिर वहां बहुत से खनिज पदार्थ हैं, कई खनिज महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ हैं। तो उनमें भी अगर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा, अमेरिका ने तो तेल के कुएं के लिए पूरे अरब देशों में 30 नेशन स्टेट बना दिए, अलग अलग अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस आदि ने मिलकर। तो इसलिए यूक्रेन तो उनको कृषि भूमि की दृष्टि से, खनिज पदार्थों की दृष्टि से सब तरह से बहुत उपयोगी है, और ऊपर से शस्त्रों का भंडार वहां है। तो अगर यूक्रेन हमारे कब्जे में आ जाए, यूक्रेन में ऐसा शासक आ जाए जो हमसे मिल जाए, तो वो सारे शस्त्र भंडार भी हमारे पक्ष में हो जाएंगे और परमाणु हथियार भी हमारे पक्ष में हो जाएंगे। और दूसरी बात क्या है कि अभी यूरोप का सबसे बड़ा नेशन स्टेट रूस है और दूसरे नंबर का नेशन स्टेट यूरोप का यूक्रेन है। तो इनको लगता है कि कम से कम 2 नंबर का हम इधर फोड़ लें तो रूस तब तरह से कमजोर होगा, कल को रूस नंबर 1 का नहीं रहेगा, कुछ और हो जाएगा या तो ये राजनीतिक और सैनिक लालसाओं वाले युद्ध हैं। तो इसमें रूस का पक्ष ऐतिहासिक दृष्टि से अधिक सही है। अगर विश्व शांति के लिए सचमुच कोई फोर्सेस काम करें तो उनको चाहिए कि यूक्रेन और रूस में संधि करा दें। लेकिन वो लोग संधि नहीं चाहेंगे। क्यों? पश्चिमी यूरोप नहीं चाहेगा कि संधि हो जाए, पोलैंड नहीं चाहेगा जो पहले लड़ाई होती रही है, और स्वयं फ्रांस और इंग्लैंड नहीं चाहेंगे, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं चाहेगा। तो ये मूल लड़ाई तो यूएसए, वेस्टर्न यूरोप वर्सेस रसा है, और मूल लड़ाई ये मिलिट्री और पॉलिटिकल है, सैनिक और राजनीतिक युद्ध है। बाकी सब इसमें ढकोसला है। तो रूस का हक बनता है, आखिर क्रीमिया को उसने ले ही लिया है, आगे और ले लेगा। और ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सदस्य ये आदत है, जो उसके शासक आते हैं वहां के लोग तो अलग लोकतांत्रिक विचार के हैं, उनको तो लोग विश्वास में भी नहीं लेते इतना। हमारे यहाँ तो लोग समझते हैं कि सारा नेशन स्टेट एक होता है, लेकिन हर नेशन स्टेट में इतनी पार्टियां होती हैं, इन फाइटिंग्स होती हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के शासक अपनी जनता को तो बताते नहीं है कि हम क्यों वियतनाम चले जा रहे हैं, क्यों अफगानिस्तान चले जा रहे हैं, क्यों यूक्रेन चले जा रहे हैं। बस चले जाते हैं। इरादा अपना बिजनेस और मिलिट्री दोनों पर्पज होता है। तो ये तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ब्लॉक कर रहा है रशिया को, ये वार्म वाटर तक, गर्म जल तक भी नहीं पहुंचे, और पैसिफिक या इंडियन ओशियन में नहीं पहुंचे कहीं, और उसके खनिज पदार्थ भी इसके कब्जे में नहीं रहे। अब धीरे धीरे वो हमारे साथ में एक अंडर करंट चर्च की भी होगी कि जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च है उसको हम पटकनी दे दें और वहां प्रोटेस्टेंट चर्च चला लें। लेकिन ये अंडर करंट्स हैं। जो मुख्य युद्ध लड़ने वाले होते हैं वो मिलिट्री और पॉलिटिकल गोल्स से लड़ते हैं। ये इनकी लड़ाई है। लेकिन इसमें यूक्रेन स्वयं एक शक्तिशाली राज्य रहा है। कजाक लोग भी वहां रहे हैं, हूण भी रहे हैं, थोड़ी सी तुर्क रहे हैं पहले किसी समय। तो पहले तो पुराना राष्ट्र नहीं था, लेकिन जब से है तो वो लड़ाके तो हैं। लेकिन वो पता नहीं क्या लीडरशिप है। पहले जर्मनी से भी काफी मार खाई, यूक्रेन के लोगों ने जर्मनी से भी मार खाई, फिर इधर भी रूस से भी मार खाई। जब देखो तब ऐसा राजनीतिक नेतृत्व वहां आता है जो अपने लोगों की हत्या ही कराता रहता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यूक्रेन के लोग बहुत ज्यादा मारे गए, यानी सबसे ज्यादा रूस और यूक्रेन के लोग ही मारे गए। तो दुर्भाग्य की बात है कि न तो रूस में और न यूक्रेन में कोई टिकाऊ राजनीतिक नेतृत्व नहीं आता जो अपने लोगों को शांति दे, स्थायित्व दे। उसकी तुलना में कम से कम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में तो ऐसा शासन आता है, ये उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि जो अपने लोगों का हित तो अवश्य सुरक्षित रखता है। कम से कम यूएसए में वहां की किसी भी पार्टी के शासक ने अपने लोगों को देश के भीतर ज्यादा नहीं मरवाया। सैनिक भेजे, उस पर कई आलोचना हुई कि सैनिक का कारण भेजे, आपने हमारे सैनिकों को मरवाया। वहां के लोग जागरूक हैं तो वो आवाज भी उठाई। लेकिन देश के भीतर कोई बड़ा संहार करते हो ऐसा नहीं है। लेकिन रूस और यूक्रेन दोनों तो, रूस में तो
स्टालिन के जमाने में, लेनिन के जमाने में भी करोड़ों लोग मार दिए गए, है ना। सोवियत संघ के जमाने में कई करोड़ लोग मार डाले गए। जो कंसंट्रेशन कैंप में जो लोग भेजे गए थे, इसमें यूक्रेन के काफी बड़ी संख्या में लोग थे। और अब ये आया है, ये विदूषक, तो ये पता नहीं किस चक्कर में है। वो कहता है हम यूक्रेन को महान राष्ट्र बनाएंगे। अरे तुम यूक्रेन को बर्बाद राष्ट्र बना रहे हो भाई, साफ साफ दिखता है। यू आर डिस्ट्रॉइंग योर नेशन स्टेट, है ना। पूरी तरह आप यूक्रेन को बर्बाद कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ये प्रश्न यूक्रेन की जनता को उठाना चाहिए। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका को ये खेल बंद कर देना चाहिए, यही कह। आपने बहुत सारे बीच बीच में बातें बोली, मैं लिख रहा था, मैंने लिखे सारे आपके जी जी पॉइंट्स जो आप बोल रहे थे। जी। एक आपने हाँ। बात करी नेशन स्टेट्स की, स्मॉल नेशन हम्म स्टेट्स। तो जब हम्म भी यूरोपियन कॉलोनाइजर जब बाहर गए दूसरे देशों से, हम्म हम्म उन्होंने उस लैंड को छोटे छोटे पार्ट हिस्सों में डिवाइड कर दिया। हम्म वो इसे डिवाइड किया क्योंकि छोटे स्टेट रहेंगे, और उन्होंने ऐसे डिवाइड किया, अगर आप ध्यान से देखें इस पूरे मैप को, मिडिल ईस्ट के मैप को देखें, हम्म पाकिस्तान अलग किया। पाकिस्तान अकेले जिंदा रह ही नहीं सकता, पॉसिबल ही हम्म नहीं है, क्योंकि उसका पतला है और नदियां हैं, और हम्म उनको मालूम है कि हम्म पाकिस्तान को इजीली वो जो लैंड जो भारत से अलग की उन्होंने रिलीजन के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, उसको वो इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। और भारत हम्म। को कमजोर रखने के लिए उन्होंने पाकिस्तान दो साइड में बनाया भारत के, हाँ ताकि हाँ दोनों साइड बिल्कुल। से, क्योंकि उनको मालूम था कि मुसलमान जो है ये हिंदू से बहुत ज्यादा जलन, मतलब हेट करता है, हेट। तो उनको मालूम है हम्म रिलीजन पहले का आइडियोलॉजी है। हम्म और हिंदू, और बीच में उन्होंने पूरे इंडिया को 661 81 661 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। और वो सरदार हम्म। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, आपको तो मेरे से ज्यादा इतिहास मालूम है, जी। उन्होंने उसको जाके यूनाइट किया। लेकिन हम्म मिडिल ईस्ट के अगर आप मैप्स देखें, तो सारे मैप्स ऐसे बने फॉल्ट लाइंस पे, कि जहां पे हाँ हमेशा बिल्कुल। कॉन्फ्लिक्ट रहेगा बॉर्डर के ऊपर। तो सदा सदा। तो और इसी वजह से उन्होंने एक को दूसरे से लड़ा लड़ा के तेल जितना निकाल सकते थे निकाला। निकाला। पहली बार आके मिडिल ईस्ट यूनाइट हुआ, और उसने तेल बेचना हम्म बंद किया अभी इस युद्ध के बाद। हम्म ये पहली बार हम्म ऐसा हुआ। तो हम्म ये तो ये तो इनका एक स्ट्रेटेजी है, डिवाइड एंड रूल इसको बोलते हैं। और ये इंटेलिजेंट स्ट्रेटेजी नहीं है, क्योंकि बाद में खुद को ही उससे मार पड़ने वाली हाँ हाँ। है ना। और वेस्ट का मतलब क्या हो गया, क्रिश्चियन स्टेट्स। मतलब ऑस्ट्रेलिया कहाँ से हम्म वेस्ट हो गया, न्यूजीलैंड कहाँ से वेस्ट हो गया, वो तो पैसिफिक में हम्म, है ना, वो हाँ। क्रिश्चियन स्टेट्स। तो ये वेस्ट जो नहीं है, वेस्टर्न क्रिश्चियन, वेस्टर्न वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियन, वाले को वाले। हाँ। हाँ। सो वेस्ट दिशा, जोग्राफिकली वो वेस्ट नहीं है। हाँ, वेस्टर्न क्रिश्चियन नेशन, यानी वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले। फॉलो। क्योंकि और इनका डिवाइड था ना, ईस्टर्न क्रिश्चियनिटी, वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी। हाँ। साउथ हम्म अमेरिका को इंक्लूड नहीं किया, हम्म। मैक्सिको से नीचे इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि मैक्सिको से नहीं। नीचे ये लोग कॉलोनी मानते हैं अपनी, है ना। हाँ। लेकिन हमारे भारतीयों को समझ में नहीं आता है कभी कभी, जो हमारे एनालिस्ट होते हैं टीवी पे, हम्म। वो ऐसे बातें करते हैं जैसे कि कोई उनको वैसे ही बता रहा है। हमारे वो एनालिस्ट। लगता है, हो सकता है। क्योंकि इस समय मीडिया में, एक तो ओवर द पीरियड 75 साल से भारतीय मीडिया में, पहले तो सोशलिस्ट ब्लॉक के एजेंट होते थे, यूएसएसआर के, फिर चीन के एजेंट होने लगे। तो यहाँ मीडिया के मुख्य लोगों को आदत पड़ी है किसी दूसरे देश से छोटे छोटे लाभ लेकर उसका एजेंट बनने की। तो जो बड़े हाउसेस कहलाते हैं, उसमें जो बड़े पत्रकार बनते हैं अब चैनल्स में भी, तो वो वेस्टर्न, किसी न किसी वेस्टर्न तो कहते हैं, मतलब क्रिश्चियन नेशंस से वो कुछ ना कुछ लेते हैं। उसके एवज में जो वो फीडबैक मिलता है, जो उनको कहा जाता है, लाभ तो बहुत छोटा लेते हैं। हम लोग तो, प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी अक्सर कहती हैं कि ये लोग तो बड़ा लाभ भी नहीं लेना जानते। भारत के कम्युनिस्टों ने भी क्या लिया, तो छोटे छोटे सोवियत लैंड पुरस्कार और टुकड़े। तो भारत के मीडिया हाउसेस भी बहुत छोटे लाभ के लिए क्रिश्चियन नेशंस के प्रवक्ता बन जाते हैं, और उनकी ओर से खासतौर से बोलने लगते हैं, अमेरिका या इंग्लैंड या फ्रांस की ओर से। तो वो तो शर्म की बात है, किसी चीज का विश्लेषण नहीं करते। और ये आइडियोलॉजी वगैरह में बड़ा चले जाते हैं। इनको मूर्खों को ये भी नहीं पता कि आइडियोलॉजी एक कम्युनिस्ट कॉन्सेप्ट है। उन्होंने थियोलॉजी के उत्तर में आइडियोलॉजी रखी थी। आपको भारतीय ढंग से बात करना चाहिए, कौन किस लोभ से, किस मोह से, किस राजनीतिक लालसा से, लिप्सा से, किस भावना से क्या लड़ाई कर रहा है। तो भारत के मीडिया में तो भारतीय टर्मिनोलॉजी ही नहीं है, और परसेप्शन भी नहीं है, और सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। कोई फीडबैक कर देता है, वही बोलने लगते हैं। तो भारत का हित, तो भारत का मीडिया तो भारत का हित देखता ही नहीं है कभी। नहीं, जो भी लाइव उसको तो कवरेज जो भी लाइव कवरेज हुआ था यूक्रेन वॉर से शुरू में,
अभी तो सब गायब जी। हो गया। जो शुरू शुरू में हाँ। जो कवरेज हुआ था वो सारा हम्म, ऐसा मुझे लग रहा था, चाहे वो पलकी शर्मा हो या फिर अर्नब गोस्वामी हो, चाहे कोई भी बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हो, हाँ ऐसा लग हाँ। रहा था कि ये सभी हम्म, लोग एक वेस्टर्न कमेंट्री को ही बोल रहे हैं। और अभी जब सत्य बिल्कुल। आने शुरू हुए तो अब सब गायब हो हाँ। गए। मीडिया न्यूज ही गायब हो गया। असल में ये लोग एक तो बहुत कम, जो देखिए सच ये है, भारत में सच ये है कि कोई ब्रिलियंट लोग मीडिया में नहीं जाते। हमारे यहाँ जो पढ़ने में बहुत होशियार होता है वो सबसे पहले या तो साइंटिस्ट बनता है या आईएएस आईपीएस बनता है। इसके बाद जो बचते हैं वो फिर प्रोफेसर आदि बन जाते हैं। इसके बाद जिनको कोई काम नहीं, या बिजनेस ज्यादा होशियार हैं वो बिजनेस में भी चले जाते हैं। जो बेचारे पढ़ लिख के बेरोजगार होते हैं वो मीडिया में जाते हैं। तो वो छोटे छोटे लाभ के लिए, कोई मालिक का इशारा हो या स्वयं ही संपादक जी को कोई लाभ हो, तो वो कुछ भी बोलते हैं। वो मेहनत नहीं करते तथ्यों को जानने की, फैक्ट्स कलेक्ट करने की मेहनत भारत के अभी के मीडिया वाले नहीं करते। ये उनको आपने कुछ इजी कोई पकड़ा देता है ना, ये बोल दो, हाँ हाँ, उनको लगता है बड़ा नया है। या किसी ने अंग्रेजी का कुछ एक दे दिया, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन कर लिया। बोले बोले वाह क्या अद्भुत है, तो ये चल रहा है। ये जी कमजोर बुद्धि वाले लोग मीडिया में हैं, दे आर नॉट ब्रिलियंट पीपल, है ना, बहुत ही। जी जी जैसे देखिए, आप तो हंस हम्म, के बता रहे हैं क्योंकि आपने एनालाइज किया है इसमें। इसमें ज्यादा हम्म, सोचने का विषय नहीं है। लेकिन एक हम्म, बड़ा अजीब सा लगता है, जैसे कि भारत एक देश है जहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, जो अच्छे हम्म, व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति हैं, शायद यूनिवर्सिटी में भी ना जाए। बहुत सारे लोग हैं हम्म। यूनिवर्सिटीज में भी नहीं जाते हैं, क्योंकि मालूम है कोई आवश्यकता नहीं। कि हाँ। यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन की वजह से उनको वही बोलना पड़ेगा जॉब के लिए जो यूनिवर्सिटी बुलवाना हम्म, चाहती है, नहीं तो नहीं हाँ बुलवाना हाँ। चाहेगी। हम्म, और आपने बहुत ही सत्य बात बोली, आइडियोलॉजी की लड़ाई नहीं है। यह है संपत्ति की लड़ाई, रिसोर्सेज की लड़ाई और जमीन की लड़ाई। ये आइडियोलॉजी की बिल्कुल। लड़ाई नहीं है, क्योंकि आइडियोलॉजी की लड़ाई में जमीन कहाँ से आ गई? वहां पे तो हाँ वार्तालाप होगी, हाँ, डिस्कशन होगा ना। डिस्कशन होगा। आइडियोलॉजिकल वार असंभव है, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिस्कशन होगा। करेक्ट ये करेक्ट। वार तो एक कवर है, आइडियोलॉजी तो कवर है। आपने जैसे बड़ा अच्छा, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी भी कवर है। बिल्कुल। आपने बहुत जो लोग लड़ना आपने बहुत ही सही बात बोली रेस के ऊपर। ये रेस भी हम्म, नहीं है, क्योंकि रेस देखिए क्या है नहीं। ना, अगर आप ध्यान से स्टडी करें पूरा पैटर्न को और हम्म, स्टडी करें, ये फेथ की लड़ाई थी। कि फेथ हम्म, फेथ की लड़ाई, फिर उसके बाद जमीन पे कब्जे की लड़ाई, और फिर हम्म। उसके बाद उसको उन्होंने रेस में कन्वर्ट कर दिया ताकि नहीं, लोगों को आवाज एक मिल जाए। तो वही लोग एक मेरा गेम खेल रहे हैं। नहीं, मेरा इस विषय में एक थोड़ा मानना यह है कि फेथ भी एक कॉन्स्ट्रक्ट है। क्योंकि जितने ये क्रिश्चियन प्रीस्ट शुरू में हुए हैं, दे आर, मतलब वो मनोरोगी हैं। उनको मानसिक विकृति है, एक तो स्त्री से चिढ़ है, और टेढ़े मेढ़े लोग हैं, दे आर नॉट हेल्दी पीपुल। तो ये फेथ इनका कंस्ट्रक्ट है। वो स्वयं उस पर विश्वास नहीं करते। जैसे इस्लाम में भी पूरी तरह कुरान को फॉलो करने वाला एक भी आदमी नहीं मिलेगा आपको। उसमें से जो हमारे लायक है, हत्या, बलात्कार, लूट, इसी तरह ये क्रिश्चियन फेथ, मैंने शायद डेवी का है या किसी कोई बहुत तीन चार लोगों का पढ़ा है कि आज तक एक ही सच्चा क्रिश्चियन पैदा हुआ है, उसका नाम है जीसस क्राइस्ट, अगर वो हुआ है। तो फेथ भी एक कॉन्स्ट्रक्ट है, फेथ एक कवर है। दुष्ट लोग या मनोरोगी लोगों को कोई लड़ाई का, दूसरे को लूटने का, दूसरे पर कब्जे का, दूसरे की मन बुद्धि पर कंट्रोल करने का एक तरीका है। फेथ का है, फेथ होते तो ये लोग साधना करते, है ना। तो ये क्रिश्चियन और इस्लाम दोनों एक तरह से पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, अंडर कवर ऑफ फेथ। फेथ इनके भीतर है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि फेथ होगा तो फिर वो साधना करेंगे। साधना कोई करते नहीं दिखते। कोई क्रिश्चियन कोई साधना नहीं करता, सफरिंग करता है फॉर द कॉज ऑफ चर्च, है ना। चर्च का एम्पायर फैलाने के लिए सफरिंग, तो वो तो राजनीतिक सफरिंग हुई ना, है ना। दैट इज पॉलिटिकल सफरिंग। लेकिन कोई आत्मा की शुद्धि की, मन क्या है, बुद्धि क्या है, हमारी बुद्धि में क्या भाव आते हैं, क्यों आते हैं, इसके लिए कोई साधना नहीं करता, न क्रिश्चियन न मुसलमान। इसलिए ये फेथ इनके लिए कवर है, इनके मिलिट्री और पॉलिटिकल गोल्स का, और ये और मानना चाहिए। और फेथ को हम्म। भी बड़ा शैलो बना के रखा हुआ है कि हाँ, अगर आप इसीलिए शैलो बना के रखा है कि वो भीतर से फेथफुल नहीं है। फेथ कवर है ना। अगर मतलब अगर फेथफुल हो तो उसको गहरा बनाए ना। अगर मतलब कि अगर टोपी पहनी तभी आप मुसलमान, मतलब बड़ा एक्सटर्नल है, हाँ टोपी पहनी तो मुसलमान, हाँ हाँ और अगर आपने तिलक पहना तो आप हिंदू, मीन्स हाँ लाइक ए टोटल एक्सटर्नल, सब कुछ हाँ, एक्सटर्नल। बाहर लिए, बिल्कुल। लेकिन सिर्फ सनातन धर्म में ऐसा है, सब कुछ अंदर से है, क्योंकि हमारे इधर
जप, स्वाध्याय। गहरा बहुत है ना, बहुत गहराई से सोचा है ना। जो मनुष्य है उसके जितने डायमेंशन हो सकते हैं, आयाम हो सकते हैं, उस पर बहुत गहराई से सोचा है। मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, इंद्रियां क्या हैं, भाव कैसे पैदा होते हैं, दिमाग में विचार कैसे पैदा होते हैं, सब पर सोचा है ना। इनके यहाँ तो ये सब सोचा ही नहीं है। फेथ माने कोई एक शब्द सुन लिया, चलो कहीं से भी आया, फिर आपने उसमें श्रद्धा रख ली, मतलब थॉटलेस, है ना। तो वो तो चीज अलग है ना। इसीलिए कह रहे हैं कि जो इतना थॉटलेस होगा वो क्या फेथफुल होगा। फेथफुल उसके लिए फेथ भी एक थॉट है पॉलिटिकल गेम्स का। नहीं, तो ये पॉलिटिकल लड़ाइयां चल रही हैं। और भारत में भी इस समय जो सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और आजकल नेशनलिस्ट भी बन रहे हैं, वो सब इसी लेवल के हैं। इसी रेंज में। उनको कुछ नहीं है। नहीं, एक महाभारत में एक प्रसंग आता है, बड़ा साधारण सा है, कि जी। गुप्तचर, जो भी गुप्तचर हम्म। रहते हैं वो सारे ढोंगी बाबा होते हैं, सबके सब। हाँ मतलब वो हाँ बाहर से गेरुआ वस्त्र पहनेंगे, हाँ 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 और मतलब गेरुआ वस्त्र पहने, या फिर इस्लामिक कोई ड्रेस पहने, हाँ या क्रिश्चियन हाँ, ड्रेस क्योंकि पहने, लेकिन अंदर ज्यादातर से सूफी सबके, लोग करते हैं। हाँ, अंदर हम्म। से वो लोग राजा के गुप्तचर रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। मु- कौटिल्य ने भी यही लिखा है, कौटिल्य हाँ, ने भी यही कहा है, चाणक्य ने भी यही कहा है। हाँ, तो मतलब ये ये मतलब या गुप्तचर हैं। कहा ना अपनी। देखिए, चर्च की सर्विस का अर्थ क्या होता है, अगर ध्यान से देखिए, वो चर्च में सर्विस करने गया तो उसका मतलब होता है चर्च के एम्पायर को फैलाने की प्रतिज्ञा करना, करेक्ट। या उसके एम्पायर को फैलाने के लिए सर्विस का वहां वही अर्थ है ना। सर्विस फॉर द एम्पायर ऑफ चर्च। कोई मनुष्यता की सेवा नहीं है क्रिश्चियनिटी में, मनुष्य की सेवा नहीं है, चर्च की सेवा है। चर्च की सेवा। हाँ, और इसी तरह इस्लाम में है। अफ्रीका में डेसमंड टूटू ने हम्म, बोला था, पहले हमारे हम्म, पास जमीन थी, इनके पास बाइबल थी, आज हमारे पास हाँ, बाइबल है, इनके पास जमीन है। बाइबल है। जो उनके चक्कर में आ गया, जिसने इनको आध्यात्मिक या धार्मिक मान लिया, जैसे यहाँ गांधी बाबा ने कह दिया कि ये भी धर्म है, वो उनका एजेंट है, या तो धोखा भी खाते हैं। वो हाँ, जैसे अफ्रीका के लोग हैं बेचारे, सचमुच मान लिए कि ओहो कोई जैसे सम होली बुक, तो उनके पास होली बुक बची और इनके पास उनका सब कुछ चला गया। हम्म, यू नो तो और भारत में इनके जमीन का अगर रिकॉर्ड्स, अभी तो बात ही चल रही है लोगों की, जमीन का रिकॉर्ड्स देखें तो चर्च के पास सबसे ज्यादा जमीन है लोगों को। क्योंकि क्रिश्चियन स्टेट था ना, तो बहुत ज्यादा इनको दे दिया और कवर किए हुए था हाँ, ओपनली। इंग्लैंड ने कभी भी ओपनली ये नहीं कहा कि हम यहाँ प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी ला देंगे, ये ला उनकी देंगे। स्ट्रेटजी है। हाँ, सदा भारत में तो झूठ के बल पर चले हैं अंग्रेज। सच पूरे बोलते झूठ। तो उनको मार भगा दिया जाता, पहले दिन से झूठ बोले तो। पहले। लेकिन इनको पेट्रोनाइज करते रहे सबसे ज्यादा। देखिए, दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, कहीं भी सेंट्रल प्लेस में पहले चर्च मिलेगा। राष्ट्रपति भवन के पास चर्च है। सारे ही सेंट्रल प्लेसेस में, सारे ही कमर्शियल सेंटर्स में चर्च मिलेंगे या मास्क मिलेगी। तो जाहिर है पॉलिटिकल चीज है, नहीं तो ये हिमालय में कहीं चर्च बनाते ना, चर्च बनाते। आप दिल्ली में क्यों चर्च बनाए नहीं, इनको। वहां पे देवता नहीं बनाने देंगे। अरे देवता तो दिल्ली में भी हैं, देवता के साधक जो हिंदू हैं वो आजकल सो गए हैं, देवता तो जगे हुए हैं। साधकों को जगना चाहिए। नहीं, ऐसा हो गया है हिंदुओं का कि अभी हमको देवताओं का ही आसरा है, मनुष्यों पे डिपेंड कर नहीं सकते। ऐसा लगता है लोग। लग तो यही रहा है। तो होगा होगा। तो एक जैसे अगर हम काल चक्र को देखें, चक्र को जी। देखते हैं कि जैसे एक समय रावण का राज्य था, और हम्म बड़े सारे पैरेलल्स हैं। रावण भी समुद्र के बीच में था, आज हम्म अमेरिका भी समुद्र के बीच में है। हम्म हम्म सो वहां पे हम्म। वहां पे पहुंचने के लिए वानर सेना आई लाई गई एक, ऐसा वाल्मीकि रामायण बोलते हैं 1 ट्रिलियन वानर हाँ सेना लाई गई, तब जाके हाँ हाँ लंका नीचे गई। उसके बाद हनुमान जी हाँ आए, हाँ फिर भगवान राम आए, है ना। हाँ अभी यहाँ हाँ पे अमेरिका हाँ अमेरिका को सिर्फ एक ही देश से डर लगता है पूरी दुनिया में, हाँ, वो है पूरी रशिया। दुनिया में। पूरी हम्म, रशिया सिर्फ, उसको हाँ, किसी और से कोई डर नहीं है। नहीं नहीं, राइवल वही दिखता है ना, राइवल राइवल वही दिखता दिखता है। है, तो उनका हम्म, साइकी में भरा पड़ा है कि रशिया रशिया रशिया। हाँ और मूवीज भी हाँ, ऐसी इसको बनती बढ़ने रहती मत है। दो। हाँ, हाँ इसको बढ़ने मत दो। और उनको तो एक चीज तो निकल के आती है कि इनको सिर्फ हाँ, न्यूक्लियर वेपन से डर लगता है, और किसी से नहीं। कोई नहीं नहीं, न्यूक्लियर वेपन गिरा दे, उसके बाद जैसे ही भारत ने न्यूक्लियर हाँ वेपन बनाए, हाँ भारत के ऊपर आक्रमण कम हो गए एक हाँ, तरीके से, कांपने लगते हैं। कांपने लगते हैं। और भारत का अगर मिसाइल बनाए तो उसपे सैंक्शन लगाते हैं बार बार। हाँ, तो इनकी समस्या है ना, ये जो है ये क्रिश्चियन तो है ही है ना फेथ से, जैसा भी उथला फेथ हो, तो हाँ, इनको केवल वन बर्थ पे विश्वास है, एक ही जीवन है।
तो न्यूक्लियर वेपन इनके जीवन को नष्ट कर देगा। हम लोग तो पुनर्जन्म मानते हैं, चल तो नष्ट करेगा फिर से जीएंगे। इनको लगता है बस एक ही तो जन्म है, तो इसलिए ये बहुत डरते हैं, है ना। कोई न्यूक्लियर वेपन आएगा, ओहो फिर तो होलोकॉस्ट जैसा हो जाएगा। मतलब कितने मूर्खता है, एक जीवन वाला सिद्धांत कितना मूर्खता है, क्योंकि मूर्खतापूर्ण है। सृष्टि में कहीं एक जन्म नहीं दिखता। देखिए पेड़ हैं, पौधे हैं, जमीन है, सब जगह पुनर्जन्म। तो इन्होंने जीवन का जो साइकिल है उसकी 4 स्टेजेस तो देख ली कि भाई जन्म, बचपन, बढ़ना, प्रौढ़ होना और वृद्ध, और उसके बाद पुनर्जन्म। सृष्टि में हर चीज का पुनर्जन्म हो रहा है, ये इनको नहीं दिखता। तो नहीं, क्या कहा जाए? और इसी की वजह से मेंटल डिजीजेस भी आती हैं, इसकी हाँ, वजह से आती है कि स्ट्रेस आता है, क्योंकि अभी इसी जीवन में सब कुछ अचीव करना है ना, और हाँ, ये जीवन चला गया पुनर्जन्म तो सब जानता कुछ। ही नहीं, कुछ नहीं, इनको पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट नहीं। और कहते हैं हम साइंटिफिक टेम्पर वाले हैं। सृष्टि में चारों तरफ पुनर्जन्म दिखता है, पेड़ है, फल बनता है, फल गिर के फिर से बीज बनता है, सदा रिबर्थ और साइकिल चल रहा है। इनको नहीं दिखता। दुनिया की हर चीज का रिबर्थ हो रहा है, पुनर्जन्म हो रहा है, इनको नहीं दिखता। जो लास्ट रोमन एम्परर था, उसने एक स्पीच दी थी बड़ी साधारण सी। उसने हम्म। बोला था, आज रोमन एम्पायर समाप्त हुआ। हिंदी में, हम्म। इंग्लिश में बोलते, हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बोला हम्म। उसने। फॉरगॉट द लैटिन वर्ड। उसने बोला आज रोमन एम्पायर समाप्त हुआ। हाँ, हिंदी और बताइए। क्योंकि क्योंकि बियॉन्ड द पॉइंट ये लोग दे आर गोइंग टू गिव अप, क्योंकि वो कर्म का सिद्धांत नहीं है, और फिर वो सिद्धांत नहीं है कि जो डीप, जो मनुष्य, जो आत्मा के दूसरे शरीर में जाने का ज्ञान हो, वो नहीं है। मुझे लगता है एक दिन आके अमेरिका में भी ऐसा अनाउंसमेंट होने वाला है, कोई प्रेसिडेंट आएगा फ्यूचर में, बोलेगा टुडे हाँ, एक्सपेरिमेंट इज ओवर एंड यू आर ऑल हाँ। फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट, ऐसा बोलने वाला है एक दिन। नहीं नहीं, वहां हम लोग तब तक सनातन धर्म फैलाएंगे ना। अमेरिका के लोगों का, हमको अमेरिका से बहुत प्रेम है। तो वहां का उद्धार तभी होगा जब सनातन धर्म वहां फैल जाए, वो उसका लोकलाइज्ड फॉर्म हो सकता हाँ, है नहीं, ना। संयुक्त राज्य अमेरिका का उद्धार सनातन धर्म से होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और यही हमारा प्रयत्न है सतोलॉजी का भी, क्योंकि हम यहाँ पे लोगों को पढ़ाएं धीरे लोकली बात करें। अच्छा, दूसरा हम्म। एक पॉइंट, मैं लास्ट पॉइंट इसमें लूंगा, यूक्रेन रशिया जी। के विषय में ही। हम्म। यूक्रेन का प्रेसिडेंट और यूक्रेन का जो पॉलिटिकल मूवमेंट है, वो उसी हम्म। तरह वेस्ट पे डिपेंडेंट है अप्रूवल के लिए जिस तरह पाकिस्तान है। हाँ, पाकिस्तानी जनरल्स को सिर्फ अमेरिका चाहिए, उनको चाइना नहीं चाहिए, है ना। कुछ नहीं चाहिए। एक से हाँ। दोनों डिपेंडेंट है, एक सेम हाँ। मॉडल। यूक्रेन जो है रशिया हेट पे चलता है, पाकिस्तान जो है हाँ। हिंदू हेट पे चलता है। पाकिस्तान का हम्म। इस्लामिक आइडियोलॉजी हिंदू हेट पे चलती है। हम्म। हम्म। यूक्रेन चाहता है कि वो रशिया को, चाहने के लिए तो बहुत सारी चीजें लोग चाहते हैं। हाँ, तो चाइना तो उसके मन का है, हाँ, तो बहुत सारा लेकिन कमजोर रखना सिमिलैरिटीज। चाहता है। हाँ, हाँ, बाधित करना चाहता है वो रसिया को, और ये हिंदुस्तान को बाधित करना चाहता हाँ, है ना। दोनों का हर डेल सेम साथ। माइंडसेट है, और दोनों के हम्म। दोनों अपने देश को बेचते हैं। और हाँ। यूक्रेन की सारी महिलाएं जो है वो टर्की में वैश्यावृत्ति में लगी रहती हैं, और कभी कभी अमेरिका में आने की कोशिश, सब लोग अमेरिका आने की कोशिश करते हैं। तो हम्म। आपको क्या लगता है कि ये जो, और यूक्रेन हमेशा पाकिस्तान को उसने शस्त्र सप्लाई भी की, हमेशा टैंक्स हम्म। देता है, वो सब यूक्रेन से ही आते हैं उनके, हमेशा। पाकिस्तान के हम्म। इंजन आते हैं वहां से। तो एक हम्म। बताइए कि ये जो यूक्रेन और रशिया का जो इफेक्ट है भारत पे पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है आपके हिसाब से? बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा मोदी जी के रहते, क्योंकि हम तो रसिया के साथ हैं बहुत होशियारी से, तो इसलिए। लेकिन अगर कांग्रेस होती तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता। अब क्योंकि मोदी जी हैं तो ये इसमें बैलेंस बना लेंगे, और यूक्रेन हल्ला करता रहेगा, कई बार शरण में भी आएगा। लेकिन रूस हमारा, वो कम्युनिस्ट था, तो उसने जो अपने यहाँ बर्बरता की वो अलग बात है, लेकिन रूस रूस अपने आकार में और अपनी संस्कृति से हमारे बहुत निकट है। रूसी भाषा भी संस्कृत के निकट है। तो हम संस्कृत, हमारा रूस से स्वाभाविक अलायंस सदा से है, सदा रहेगा। जो भी पैट्रियोटिक लीडर आएगा, देशभक्त, राष्ट्रभक्त नेता जो आएंगे, वो रूस को संभाल के रखेंगे। मोदी जी रूस को संभाल के अपना मित्र बनाए रखेंगे। वो खतरा पहुंचाने की कोशिश करेगा यूक्रेन पूरा, लेकिन होगा नहीं कुछ, हम लोग संभाल लेंगे। इस समय हमारी लीडरशिप, हमारा नेतृत्व तो बहुत अच्छा है, और वो संभाल लेगा। अगर मोदी जी नहीं होते तो बहुत खतरा था रूस और यूक्रेन के झगड़े से। नहीं, देखिए, देवताओं ने वापस इंटरवीन करके बचाया भारत को, हाँ, हाँ। ये मालूम था। देवताओं के इंटरवेंशन से ही 2014 में चेंज हुआ है। करेक्ट। ना तो भाजपा में ये दम था, ना आरएसएस में। करेक्ट। ये वो लोग इसको जानते नहीं है, लेकिन आप देखिए
देवताओं के इंटरवेंशन से मोदी जी आए। दैट्स राइट। इसमें मोदी जी का महत्व नहीं है। भारत बिल्कुल को नहीं। बचाने के लिए सोनिया गांधी का और कांग्रेस का नाश जरूरी था। Share it. ये देवताओं के इंटरवेंशन से हुआ है। मोदी इसको समझ लें तो उनका भी भला है, भारत का भी भला है। लेकिन लेकिन मोदी आजकल आधी देर धार्मिक रहते हैं, आधी देर नास्तिक रहते हैं। दो, मोदी में नास्तिकता के भी बहुत लक्षण है बहुत और है, बहुत धार्मिकता ज्यादा। भी है। धार्मिक भी है, नास्तिक भी है एक साथ। रामेश्वर जी, हम्म मैं आपको बताता हूँ ये बात आपने आज बोली है, मैं ये इसको मतलब दोनों के व्यूज एक सेम ही है। मैं हमेशा बोला हम्म, देवताओं ने ही भारत को बचाया है, मनुष्यों बिल्कुल। की कैपेसिटी नहीं थी इस एरिया में। नहीं 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 नहीं, वो तो और उस समय दिख गया था। और मैंने 2014 में ये कह दिया था कि देव शक्तियां ही भारत को बचा रही हैं, और ये टर्निंग पॉइंट है 2014। हाँ। और ये भाजपा और आरएसएस को समझ लेना चाहिए। ये देवताओं की कृपा से सत्ता में आए हैं, तो इनको और ज्यादा सनातन धर्म की साधना करनी चाहिए। ये नहीं कि संतुलन के नाम पर ये जो अभी मुसलमानों को छूट दे रहे हैं, वो गलत काम है ना? बिल्कुल कंट्रोल बिल्कुल, करना चाहिए। बिकॉज इन लोगों को लग रहा है कर्ता हम इति मन्यते, बट भगवान बोलते हाँ प्रकृति क्रिया ये माने गुणे विमूढ़ अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति हाँ, तो मन्यते। ये अहंकार विमूढ़ आत्मा है ये। ये इनको कौन समझाए? क्योंकि आप तो ईश्वर के अनुग्रह से आए हैं। बिल्कुल। आप करता नहीं है भाई, आप एक निमित्त हैं बस। करेक्ट। करेक्ट। वो तो समझना चाहिए। एक इसमें आखिरी प्रश्न है इसी में कि किसी भी ऐतिहासिक जो भी हैपनिंग होती है दुनिया में, उससे हम्म कुछ लेसन्स हम सीख सकते हैं। हम्म तो अभी जो यूक्रेन रशिया का जो हुआ, उसमें हम्म अमेरिका ने जिस प्रकार से सैंक्शन लगाए, उससे ये हम्म, सीख सकते हैं कि आप अपना पैसा बैंक ऑफ इंग्लैंड में गोल्ड वहां पे नहीं रख सकते। अभी भी इंडिया हाँ का मेजोरिटी ऑफ गोल्ड और मनी बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में है। और हाँ। और अभी अभी ये चिंता लगनी चाहिए कि हम्म, वापस हम और आप तो देवताओं पे डिपेंड करेंगे कि कोई वो किसी को हाँ भेजे। लेकिन हाँ लेकिन ये एक तरह की चिंता होनी चाहिए कि हाँ अगर हाँ। अगर आप इतना ज्यादा फॉरेन करेंसी पे बात कर रहे हैं, अगर एक दिन हम्म, को इन लोगों का क्या है, इन लोगों के पास एथिक्स नहीं है, मॉरलिटी नहीं है, कर्म प्रधान बिल्कुल नहीं। सोसाइटी नहीं है, तो उनको डर नहीं लगता किसी चीज से, न शर्म है। नहीं नहीं, कोई शर्म नहीं है, कोई डर नहीं है। तो जो नैतिकवाद है, जो हम लोग नैतिक जो बात करते हैं, उसमें हमको अगर प्रैक्टिकल डिसीजन लें, प्रैक्टिकल डिसीजन सिर्फ हम्म, सनातन धर्म से ही, जो भारत की एम्बेसीज है वो सनातन धर्म का प्रचार करनी चाहिए, भारत की हाँ, कंसुलेट, भारत की सेनाएं सनातन धर्म की रक्षा करनी चाहिए। रक्षा के लिए है, नहीं तो मतलब नहीं है ना कोई। कोई मतलब नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन तो जो मिला है वो तो कॉपी किया इन्होंने अमेरिका से, आप पिछली बार भी बोल चुके अरे वो हैं। तो, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन का भी उपयोग हो सकता है सनातन धर्म के लिए, अगर ये करना चाहें तो। मैंने कई पर उपाय बताए हैं उसके, लेकिन करते नहीं है ना। अगला विषय हम इस पे बात करेंगे, किस तरह भारत हाँ, का कॉन्स्टिट्यूशन अगली बार सनातन करिए की रक्षा करे, इसी संविधान का कैसे उपयोग हो सकता कर है, सकते। स्टेप बाय स्टेप। तो मेरा कहने का मतलब है इस जो अभी सैंक्शंस का जो हुआ, उससे हम लोग क्या सीखें, किस तरह का उपाय करें रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में। पहला तो ये सबक सीखना चाहिए कि संसार में कोई भी पावर, या बड़ी पावर तो खासकर, किसी की सगी नहीं। तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। शत्रुता तो किसी से पालनी नहीं है, लेकिन मित्रता भी राजनीतिक मित्रता होनी चाहिए। ज्यादा डिपेंडेंस नहीं करें। दूसरा ये कि जो आपने पहले कहा वो मुख्य बात है कि हमारा धन हमारे ही यहाँ रहना चाहिए। और ये फॉरेन करेंसी का जो क्रेज चला था सोशलिस्ट स्टेट में, नाम तो सोशलिस्ट स्टेट दिया और फॉरेन करेंसी का क्रेज चला दिया। यहाँ तक कि भारत में गौवध केवल फॉरेन करेंसी के लिए हुआ कि गोमांस बेचेंगे, तो ये तो महापाप है। फॉरेन करेंसी पाने के लिए आप गोमांस बीफ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो फॉरेन करेंसी के मोह से मुक्त होना चाहिए, अपनी करेंसी को मजबूत करना चाहिए। भारत का जो भी इलीट क्लास हो या जो भी संपन्न वर्ग हो, उसको ये समझ लेना चाहिए कि भारत सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए बैंकों की कि ये बैंक जो है ये टॉर्चरस न लगें, हेल्पफुल लगें और सहायक लगें, और भारत का धन भारत में ही रहे। और फिर हो सके तो इसके आगे तो ये है कि भाई केवल बैंकिंग क्यों, साहूकारी की भारत में बड़ी पुरानी परंपरा रही है। अगला स्टेज वो आएगा कि हम भारतीय साहूकारी प्रथा को कुछ अपडेट करें। लेकिन कम से कम जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें भी हमारा धन भारत के ही बैंकों में रहे। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी, अगर उसका कोई कोलैबोरेशन है इंग्लैंड या अमेरिका के बैंक से, तो वो नहीं रहना चाहिए। नेशन स्टेट का क्या अर्थ है फिर? सॉवरेन आप कहते हैं, संप्रभु। तो हमारा धन हमारे नियंत्रण में रहे,
हमारी मित्रता शत्रुता हमारे राष्ट्रीय हित के अनुसार हो, इस सब पर यही सीखना पड़ेगा। और पाकिस्तान जो है उसको तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि रशिया जो है वो यूक्रेन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये भी एक नहीं, सबक है, ये हमको भी सबक पाकिस्तान है को तोड़ कि देना है। जब जब हाँ, दुश्मन बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान सबको जल्दी स्वतंत्र कराइए, आप क्या कर रहे हैं, है नहीं, ना? जैसे पाकिस्तान तोड़ दो। ये मैंने महाभारत बहुत में पहले कहा था, पाकिस्तान तोड़ दो, उसी में देश का भला है। नारद मुनि बोलते हैं जब दुश्मन कमजोर हो तब उस पे हम्म उसको तोड़ना चाहिए, ताकि ये वहां पे सही आप समय है तोड़ने का, सही ये समय है। एकदम सही समय है। पता नहीं। बलूचिस्तान, पख्तून और सिंध, तीनों को हम अलग कर सकते हैं, है ना? और बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान और सिंध, और तीन वो अलग हो सभी जाए। और वो जो जी, सभी जो क्षेत्र हैं वो बिना भारत के नहीं चल सकते। तो नहीं चल सकता। पहला कंडीशन होना चाहिए कि वो लोग सनातन धर्म अपनाएं फिर भारत में जुड़े, उसके हाँ, पहले नहीं। हाँ। क्योंकि नहीं, उसके अदरवाइज पहले तो समस्या बन जाएंगे। समस्या बन जाएंगे वो। भारत में हाँ, ऑलरेडी समस्या है, जो कि हिंदू अगर जितने वो भी। मुस्लिम रहे, अगर वो फेनेटिक मुस्लिम रहे तो बहुत बड़ी समस्या है, फिर तो दूर ही रहे, नमस्कार कर लेना चाहिए। हाँ, जाओ तो मरो। वहां अपने लोग भेजने चाहिए, ऐसी संधि शुरू में करनी चाहिए। अगर वो पाकिस्तान से अलग होता है, बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान और सिंध, तो जो उनका नया नेशन स्टेट बने, उससे हमारी ये संधि होनी चाहिए कि आप डेमोक्रेटिक होइए सच्चे अर्थों में, अर्थात हिंदू धर्म को भी वहां अवसर दीजिए, फिर हाँ। हमारे लोग वहां भर जाएं। और जब वहां हिंदू धर्म के अनुकूल वातावरण बने, तब उसको अपने से जोड़ें, पहले नहीं। नहीं, यही तो कार्य महाभारत में करते थे युधिष्ठिर की सेनाएं। सनातन धर्म हाँ, का प्रचार, लोगों को सनातन धर्म की तरफ लाना, फिर उसके बाद उस क्षेत्र को ऑक्यूपाई करते थे। तो सबसे ऐसे ही पहले काम होता होता था है ब्राह्मणों हमारे। का। ब्राह्मणों हाँ, का काम ही ब्राह्मणों का प्रचार मुख्य होता काम, पहले ब्राह्मण भेजिए, फिर गुप्तचर और ब्राह्मण साथ साथ जाएं। है। हाँ, और इसके बाद व्यापारी जाएं, फिर अपन शासन बाद में कर लेंगे। बिल्कुल। और बहुत बहुत जैसे धन्यवाद। सोवियत संघ था, सोवियत हाँ। संघ ने सब जगह अपने एजेंट बनाए, चीन ने बनाए, भारत की भी गुप्तचरी सारी दुनिया में होनी चाहिए, बहुत ही स्ट्रांग अंडर करेंट। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, अमेरिका डेमोक्रेसी बेच रहा है, सोवियत यूनियन ने कम्युनिज्म बेचा, चाइना कम्युनिज्म बेच रहा है, भारत कुछ बेच ही नहीं रहा है। भारत भारत के। सनातन धर्म बेचेगा तो सारी दुनिया साथ आ जाएगी। करेक्ट। एटर्नल लॉज की बात करें, करेक्ट। हिंदू धर्म की बात नहीं करें, सनातन धर्म, एटर्नल हाँ, लॉज, यूनिवर्सल वैल्यूज। देखिए दुनिया में अभी भी सबसे ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे। बिल्कुल हम कहें बिल्कुल। यूनिवर्सल वैल्यूज, यूनिवर्सल लॉज, एटर्नल वैल्यूज। हिंदू धर्म शब्द बोलना बाहर छोड़ दें, हाँ, सनातन बाहर धर्म। कहें सनातन, एटर्नल, यूनिवर्सल। थैंक यू सो मच रमेश, आपके साथ बात करके मुझे तो बहुत आनंद आता है। और मुझे भी बहुत। आप हंसते हंसते इतनी सारी बातें बोल जाते हैं कि लोग फिर सोचेंगे, 10 बार वीडियो देख के सोचेंगे कि अभी क्या बोला था इससे पहले। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू सो मच ऑल द व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग। और कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए वीडियोस को। नमस्कार। अच्छा, एक मिनट आप बंद करें, उसके पहले मैं केडिया जी से बात करा दूं यहीं, नहीं, फोन पे बात करेंगे उससे। फोन पे कर लेंगे। हाँ, तो आप हमको फोन करिए। हाँ, बिल्कुल लाइव करते हैं उनसे। हाँ, नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार।